Assalamualaikum. You're watching the Salim Bukhari Show. This is me, Fiza Riaz. Viewers, DGISPR की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और 9 मई को जो सानिया पेश आया था उसको जो कि 1 साल मुकम्मल होने वाला है, तो उसके बाद जो कल्प्रिट्स थे, जो रियल कल्प्रिट्स थे, इस बात के अज़्म का इजहार किया गया है कि उन्हें ऐसे नहीं जाने देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक मखसूस किस्म का टोला आए, फौजी तनसीबात पर अटैक करे और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं होगा। इस अज़्म का इजहार आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो लगा है और उन्होंने बताया है कि अगर आपने जुडिशल कमीशन बनाना है तो बड़े शौक से बनाएं, लेकिन फिर 2014 के मकासद भी बताएं। तब जब धरना दिया गया था तो फिर उसके मकासद क्या थे और उसके पीछे ये धरना करवाने वाले कौन थे, इस पर ब्रीफ डिस्कशन करेंगे आज कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मकासद क्या थे, किनको क्या जवाब दिया गया है। ऑन दी अदर हैंड, जो 6 जजेस के खत का मामला था उसमें भी बहुत अहम रिमार्क्स हैं। चीफ जस्टिस ने खुद इस बार ये कहा है कि अगर आपको लगता है कि आप पर प्रेशर है और आप प्रेशर को नहीं टैकल कर सकते तो इससे बेहतर आप अपनी सीट पर मत बैठिए, चले जाइए। और लास्ट में गजा की बात करेंगे। अब इसराइल की जानिब से जो जंग बंदी का मुआहदा था उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि हम इसको कबूल नहीं करेंगे। हमास अलबत्ता ऐलान कर चुका है इसको कबूल करने का। बुखारी साहब, साने और 9 मई की गठरी इतनी भारी है कि कोई सियासी जमात इसका वज़न नहीं उठा सकती। ये आपके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो कि आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में किए और आज DGISPR ने सेम वही क्या कहा है जो कि आप अपने पिछले प्रोग्राम्स में कहते रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि मेरा निसफ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। मैं पिछले 50 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ और तकरीबन 45 साल से मैं ISPR के DG साहब जो होते थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ब्रीफिंग मैंने अटेंड की है। राइट। एक बात की मुझे खुशी है और मैं उसका क्रेडिट देना चाहता हूँ जन शरीफ साहब को कि उन्होंने कोई लगी लिपटी रखने की बजाय बबांगे दोहल हर बात को उसके सही पर्सपेक्टिव में सामने रख दिया है। ये मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि जो गोलमोल बात करते हैं पर उससे इबहाम में इजाफा होता है, क्लैरिटी नहीं होती। यस। तो आज आई सिट करेक्टेड ऑन मेनी थिंग्स आफ्टर हैविंग हर्ड दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी क्योंकि इतने अहम पॉइंट्स पर उन्होंने गुफ्तगू की कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। हाँ, लेकिन सबसे पहले 9 मई ही बनता है। जी, जाहिर है वो 9 मई की बात। एक तो ये तासुर देने की कोशिश की गई थी कि 9 मई दफन हो गया 8 फरवरी को। जी, इलेक्शन आपको याद होगा कि ये स्टेटमेंट जनाब मौलाना फजल रहमान साहब का भी था। यस। कि जनाब 8 फरवरी को तो जो वोट पड़ा है, कोई क़यामत आ गई है, कोई अनहोनी हो गई है, तो 9 मई का बयानिया तो दफन हो गया है। पहली बात तो ये कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस तासुर की न सिर्फ नफ़ी कर दी है बल्कि इस तासुर को दफन कर दिया है कि 9 मई ख़त्म हुआ है। मैं आज भी अपने उस बयानिए पर कायम हूँ कि 9 मई एक ऐसा सानहा है जिसको ना तो दरगुजर किया जा सकता है, ये एक ऐसी कड़वी गोली है जिसको न निगला जा सकता है न थूका जा सकता है जब तक कि आप इसके कल्प्रिट्स को सजा ना दें। आइए जरा देखते हैं कि DGISPR किस तरफ इशारा कर रहे हैं। जी। पहली बात तो उन्होंने कहा कि जी ये जो इंतशारी टोला है और जो कुछ इसने 9 मई को किया है, इसका एक ही रास्ता है कि आप कौम से माफ़ी मांगे। वो ये नहीं कह रहे फौज से माफ़ी मांगे, जर्नैल से माफ़ी मांगे, वो कह रहे हैं कौम से आप माफ़ी मांगे कि आपने जो कुछ किया वो ना कौम के मुफाद में था, वो कौम के खिलाफ एक साजिश थी, रियासत के खिलाफ एक साजिश थी, अवाम के खिलाफ एक साजिश थी। बुखारी साहब, आपको याद होगा जब गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ था तो बहुत ज़्यादा यंगस्टर थे जिनके वीडियो बयान भी आए थे कि हम बहक गए थे, हमसे मैं अर्ज़ करता हूँ, हम ना इसको एक तरफ से लेके चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, 9 मई जो है ना हवा में नहीं हुआ, ना ये अचानक कोई था, इसके लिए बाकायदा जहन साजी की गई जिसकी तरफ DGISPR ने आज इशारा भी किया है। मैं आपको एक हवाला दूं, जब गिरफ्तार होकर इमरान खान साहब को ले जाया जा रहा था रावलपिंडी, याद होगा आपको, तो उन्होंने एक बयान रिकॉर्ड कराया था, बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी जिसमें उन्होंने आइंदा का लाहे अमल और आइंदा के टारगेट जो हैं उसकी निशानदेही कर दी थी। और इसी तरह अगले रोज़ ज़मान पार्क में एक कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी PTI की, जिसमें वर्कर्स को जमा होने की न सिर्फ हदायत की गई थी बल्कि ये भी कहा गया था कि कहाँ कहाँ जमा हों। मुझे अच्छी तरह से याद है उन सारे लीडरान के वो बयान, चाहे वो शहरियार अफरीदी थे, चाहे वो यास्मीन राशिद थी, चाहे वो हमाद अजहर थे, चाहे वो इस तरह बोल रहे थे जैसे कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक है। ना इन्होंने किसी को हिसाब देना है, ना इनके करने पर, इनकी करनियों पर कोई इनसे पूछेगा। तो एक तो ये बिल्कुल वाज़ेह है बात कि 9 मई अचानक नहीं हुआ, 9 मई बाकायदा प्लान किया गया था और जो प्लानर हैं अब उनकी भी निशानदेही जो है हो चुकी है। कुछ फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल भुगत रहे हैं, कुछ सिविलियन
अदालतों में उनके खिलाफ मुकदमात हैं। अच्छा बुखारी साहब, ये सिर्फ सिविलियंस के लिए है, मैं चाहूँगी आप उसको भी हाईलाइट करें जो कि फ़ौज ने खुद एहतसाबी के अमल में बहुत से जर्नल्स को भी जी वो देखें, वो तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया। उन्होंने कहा कि 3 स्टार जनरल के खिलाफ एक्शन हुआ, सबने देखा, जी उन्होंने तस्लीम किया कि हाँ हमारे यहाँ इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, और अगर मैं थोड़ी सी लिबर्टी लूँ तो मैं रिकॉल करूँगा कि एक ब्रिगेडियर को उम्र की सज़ा, कैद की सज़ा हुई, इसी तरह से एक और जनरल को, मेजर जनरल को भी उसकी जो डीड्स थी उसके मुताबिक सज़ा दी गई। तो ये बात तो तस्लीम शुदा है कि फ़ौज के अंदर एक इफेक्टिव और बहुत स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जो है वो मौजूद है। अब उसकी तफसीलात जो हैं बाज़ औक़ात कौमी मफाद में वाज़े नहीं की जाती, और मैं समझता हूँ कि उसकी भी यकीनी तौर पे कोई जेन्युइन वजूहात होती हैं कि वो बात जो है कहीं दुश्मन के हाथ ना लगे कि क्या क्या होता रहा है वहाँ पर। एनीवे वो हम ज़रा थोड़ा सा हट जाएंगे उससे। देखिए, एक तो ये कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिग्निफिकेंस ये है कि 9 मई से 2 दिन पहले हो रही है। हाँ जी। लिहाजा मुझे यूं लगता है जैसे ये ज़रूरी समझा गया कि कुछ चीज़ों की वजाहत कर दी जाए, उनको बता दिया जाए कि ऐसा फिर दोबारा ना करें 9 मई। अच्छा जी, इसका एक पहलू ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि ये साजिश जो है ये 9 मई से बहुत पहले से जारी थी, और उन्होंने एक खौफनाक हवाला दिया कि ज़रा 2014 कमीशन बनाएं आप ज़रूर, लेकिन ज़रा 2014 से शुरू कर दें ना, जब धरना दिया गया था। उस धरने में क्या हुआ था, उसमें सेवनी की बात की गई थी, आपको याद होगा अच्छी तरह से, मेंशन किया, बिल जला दें, ये कर दें, ये कर दें, पीटीवी पे हमला हुआ था, और बहुत सारे ऐसे एक्ट हुए थे जिनको अगर उस वक्त निप कर दिया जाए। अगर आपको याद हो वो एक एसएसपी को जो मारा था पीटीआई के वर्कर्स ने, जिस बुरी तरह से, कसूर उसका क्या था वो भी सबने टीवी पर देखा था। तो अगर उनका ख्याल ये था कि अगर उस वक्त इसकी यानी क्या कहते हैं इसको, अगर इसको आइडेंटिफाई करके इसकी सज़ा दे दी जाती तो फिर ऐसा ना होता। उन्होंने तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर धरने के ऊपर एक्शन हो जाता तो फिर 9 मई नहीं होता। यही बात काजी फायज ईसा साहब ने कल अपने उस प्रोसीडिंग्स के दौरान भी कही। उन्होंने तो ये कहा कि 9 मई को 2014 के धरने में ढूंढने की जरूरत है। तो आप देखें कि दो पॉइंट ऑफ व्यू कैसे आपस में मिल रहे हैं। 2016 का भी हवाला दिया जब परवेज खटक आए थे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि दूसरी बात ये जो और बहुत अहम है उसकी तरफ भी इशारा करना ज़रूरी है कि उन्होंने कहा कौम से माफ़ी मांग लें जी। चलिए वो अगर दरगुजर करती है कौम तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो तासर देने की कोशिश की जा रही है ना कि हम कोई बातचीत कर रहे हैं उनके साथ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उन्होंने कहा ना सिर्फ ये कि कोई बातचीत हो नहीं रही है, कोई बातचीत होगी भी नहीं। क्या ये मेरा मौक़िफ़ नहीं रहा है कि 9 मई की गठड़ी जो है वो इतनी वजनी है, इतनी भारी है, ना ये अमल इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में हुआ, और मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि ये फ़ौज आइंदा ये होने भी नहीं देगी। और मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँगा, मामले पर भी बोले, मैं आ रहा हूँ, मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि मुझे ये बताइए, दुनिया में बहुत इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स भी चली हैं, दुनिया में रिवोल्ट्स भी हुई हैं, मुझे आप बताइए कोई मिसाल मिलती है आपको ऐसी कि इस तरीके से फ़ौज की इंस्टॉलेशंस के ऊपर चढ़ाई कर दी जाए, इस तरह से GHQ में घुस जाया जाए, इस तरह से एयर बेस के ऊपर आप पेट्रोल बम लेके चले जाएं, आप रेंजर की गाड़ियाँ उठा के नहर में फेंक दें। तो ये तो और जो और मेरे लिए बहुत रिलीफ का बायस है वो ये कि उन्होंने कंपैरेटिव टर्म्स में भी बात की। उन्होंने कहा जनाब आपने देखा क्या हुआ अमेरिका में कैपिटल हिल के ऊपर, सबको पनिश किया आप ये, और एक हवाला जो उन्हें देना चाहिए था मेरे ख्याल से शायद उनके माइंडसेट में तो होगा, वो है बरतानिया में जो लूटिंग और आर्सन के वाकयात हुए थे जी। 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने शॉर्ट सर्किट टीवीज़ के साथ उनको आइडेंटिफाई करके, फिर उन्होंने ये नहीं देखा कि बच्चा कौन है तो जवान कौन है, अंडर एज को भी सजा मिली। तो मतलब कहने का ये है, ये उन्होंने हवाले इसलिए दिए थे कि अगर 9 मई के बाद ये या इससे पहले इस तरह हो गया होता तो शायद 9 मई तक नौबत जो है वो नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आ जी आपने क्या कौन सा किसका जिक्र किया, IMF को जो लेटर लिखा है वो, उसका भी आप जिक्र अब वो ये बयान कर रहे हैं कि ये जिन्होंने ये 9 मई किया है वो बुनियादी तौर पर फौज से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के दुश्मन है। उसके हवाले उन्होंने दिए, उन्होंने कहा जी IMF को लेटर लिख दिया कि इनको पैसे ना दें जी। जिस तरह के एहतजाज उन्होंने अमेरिका की सड़कों के ऊपर बैठ के किए वो आपके सामने हैं। जिस तरीके की दीगर बेपनाह साजिशें जो हैं, देखिए जब उनकी मर्जी का कोई फैसला ना आए तो जजों की तस्वीरों पर जूतियां भी उन्होंने बरसाई, जब उनकी मर्जी से के बगैर उनको कहीं से निकाल दिया जाए तो फिर आपने देखा कि पाकिस्तानी झंडे भी जले बाहर और पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्टों को भी आग लगाई गई। कौन थे भाई ये लोग?
दूसरा जिम्मेदार उन्होंने सबसे ज़्यादा ठहराया सोशल सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया के हैंडलर कौन है किसको नहीं पता, कौन उस स्ट्रेंथ को नहीं मानता, अपनी कौन ओन नहीं करता। वो तो कहते हैं हमारी ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। केपीके की गवर्नमेंट ने क्या 22,000 के करीब लोग हायर नहीं किए हुए थे सरकारी खर्चे के ऊपर सोशल मीडिया के हैंडलर्स। ये बहुत बड़ा स्कैंडल नहीं है ये? तो क्या उन सबको कौमी खजाने से पेमेंट दी जाए पाकिस्तान की रियासत के साथ दुश्मनी की, पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की, पाकिस्तान के अंदर एक घिनौनी साजिश करके फौज के इंस्टीट्यूशन को चैलेंज करने की? तो ये वो सारे सवाल पर भी बात की ना, जो कह रहे मैं थे आ रहा कि नहीं rigging हुई है। अभी तो आप जल्दी तो इससे जानना छूट नहीं सकती। नहीं, मैं आपको सिर्फ हाईलाइट कर रही हूँ कि देखिए, एक उन्होंने फिर कहा आज़ादी राय। यस, ये इतना बड़ा मिसनोमर है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आई एम ए जर्नलिस्ट एंड आई कैन क्लेम टू बी ए वेटरन जर्नलिस्ट। आई हैव गिवन 2/3 ऑफ माई लाइफ टू दिस प्रोफेशन। ये कोई स्लोगन नहीं है कि आप स्टेट पे चढ़ दौड़े, आप स्टेट के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएं और आप कहें कि जी ये तो आज़ादी राय है। ये कोई आज़ादी राय नहीं है। दुनिया के किसी कोने में, किसी सिविलाइज्ड वर्ल्ड में, किसी डेवलप्ड वर्ल्ड में, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में, डेवलपिंग कंट्रीज में कहीं ये लाइसेंस नहीं है आपके पास कि आपके मुंह में जो आए आप कह दें, जो आप लिखना चाहें वो लिख दें एंड यू गेट अवे विद इट। कहीं नहीं होता ये। मैं आपको लंदन की मिसाल देता हूँ जो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है। वहाँ एक सेंट्रल ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर कोई शख्स कंप्लेंट कर दे कि किसी शख्स ने मेरा कोट मिसकोट किया है या मेरी ज़ात को यह नुकसान पहुंचाया है, तो वो एक डिक्री जारी कर देती है, जिसके बाद उस जर्नलिस्ट को बरतानिया में किसी शोबे में मुलाजमत नहीं मिलती है। ये आज़ादी राय कंप्रोमाइज़ कहाँ हुई है इसके ऊपर? ये तो आपको सिर्फ ये कह रही है कि जिम्मेदाराना साबित यहाँ पर भी ऐसे कवानीन हमारे यहाँ कवानीन मौजूद हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हमारे यहाँ पीका कानून बनता है तो आज़ादी राय खतरे में पड़ जाती है। हमारे यहाँ उस वक्त आज़ादी राय खतरे में नहीं पड़ती जिस वक्त लोग जो हैं वो अपनी मर्जी से एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा करते हैं। जब अपनी मर्जी की पार्टियों को पाकिस्तान के मुफादात से ऊपर समझते हैं, जब उनको हीरो बनाने की खातिर पाकिस्तान की रियासत के सारे नॉर्म्स कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ये मैं जो ये चिल्ला रहा हूँ वो इसलिए कि मुझे खुशी ये है कि आज वो सब कुछ कहा गया है जो मैं एक तरतीब के साथ अपने प्रोग्रामों में कहता रहा हूँ। वो कहते हैं कि वो झूठ पे झूठ बोले और बोलता चला जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। भाई सच बोले ना खुदा के लिए। और दूसरी बात वो कहते हैं कि जब ऐसे वाक़यात दुनिया में होते हैं उस पर ज़रा नज़र दौड़ाएं और देखें वहाँ क्या किया गया। और जो एक बात की तरफ उन्होंने इशारा किया वो बड़ी गंभीर है। वो ये कहते हैं कि हम अगर इसी तरीके से एंटी स्टेट, एंटी आर्मी प्रोपेगेंडा करते रहेंगे तो क्या हम एक और 9 मई का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या एक 9 मई होने दी जाए? मैंने आपको पहले भी कहा था कि ना ये ऐसा हो सकता है, ना ही ऐसा होने दिया जाएगा, क्योंकि हमें ब्रेक पर जाना है। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इसके ऊपर इलेक्शन के ऊपर जो इलेक्शन हुआ है हाल ही में, जिसके बारे में ये कहा गया जी कि वो 9 मई का जो बयानिया जी इसका जो है वो दफन हो गया है। वो ये कहते हैं कि जनाब कुल आबादी के सिर्फ 8% ने एक मखसूस जमात को वोट दिया। मखसूस जमात कह के उन्होंने बड़ी फेवर किया। ही मीन्स PTI। इसका ये मतलब हुआ कि इसका ये मतलब नहीं कि 9 मई के हक में वोट दिया गया। दिस इज ए रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। फिर वो कहते हैं कुल वोटों का सिर्फ 31% एक मखसूस पार्टी को मिला। बाकी तो जो 70% बाकी के थे वो पाकिस्तानी नहीं है या सियासी जमातें नहीं हैं, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये स्वीप कर दिया जी इन्होंने? फिर वो कहते हैं कि सियासी बातचीत करें आप ज़रूर, लेकिन जब आप मुल्क की दुश्मनी की बात करते हैं, जब आप मुल्क के आईनी इदारों के खिलाफ बात करते हैं, तो उसकी इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती। सियासी जमातों से बातचीत की इजाज़त है, इदारों से नहीं। इदारों को सूट नहीं करता। फिर उन्होंने एक और टर्म इस्तेमाल की जो मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं 8 फरवरी का 9 मई से मुआवजा करना जो है ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। इनमें कोई हकीकत नहीं है, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। दूसरी बात ये कि वो कहते हैं हमारा इलेक्शन में किरदार सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ और माहौल को महफूज बनाना था। ना हम अंदर थे पोलिंग स्टेशन में, ना हमने रिजल्ट की कोई मैनिपुलेशन की है। ये भी
तो सीरियन प्रोपेगेंडा, ये उनका दावा है कि ये सीरियन प्रोपेगेंडा। Propaganda अच्छा, मैं उनकी बात को वजन इसलिए दे रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि अच्छा, अगर आप समझते हैं कि नहीं हम गलत कह रहे हैं, लाइए सबूत करें ना पेश, हाँ लाएं, मीडिया के ऊपर ले आए, अदालत में किसी में ले जाएं, किसी कमीशन बना जाए, वहाँ जाके पेश कर दें। तो जब हम सबूत की बात करते हैं ना, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता चलूँ कि जब इलेक्शन कमीशन के एक ट्रिब्यूनल ने उनसे ये कहा कि ये जो फॉर्म 45 का आप वावेला मचा रहे हैं, लाइए सबूत कहाँ हैं, तो उन्होंने एक मोबाइल उठाया और कहा कि जी ये देखें, हमने तो सोशल मीडिया के ऊपर देखा है, ये तो है सबूत की हैसियत। एनीवे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जिनको किसी ने इससे पहले चैलेंज नहीं किया था, वो उन्होंने इसको चैलेंज किया है और बहुत ढंग से किया। मेरी तो तबीयत बहुत खुश है। बिल्कुल ठीक है हो जी। गया। और आई थिंक ये जज्बात पूरी कौम के भी हैं कि 9 मई वाले, वही उन्होंने खुद मुआवजा करके बता दिया ना कि सिर्फ 9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वो खड़ी है, बाकी तो 98% फौज के साथ खड़ी है ना। और ऑन दी अदर हैंड पीटीआई वाले अब ये कह रहे हैं, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, बट मेरा सवाल ये लीजिए, वो कह रहे हैं कि आप मौसूफ खुद आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए हैं, जब हमारी बारी आई तो हमें बोलने के लिए वक्त नहीं दिया गया, बल्कि ब्लैकआउट कर दिया मीडिया से। हमारा जवाब भी सुनते। देखिए, गुजारिश ये है, हमाद अजहर, मैं आपसे एक अर्ज करूं, ये हमाद अजहर साहब से केंद्र सामने आए ना, बाहर आए ना, ये जिस बिल में छुपे हुए हैं वहां जरा बाहर तो तशरीफ लेके आए ना। उनके दौर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुआ करती थी, मैं उसको रिकॉल करना नहीं चाहता हूँ, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ना जिसमें खड़े होकर एक जनरल ये कह रहा हो कि हम पीटीआई के मैनिफेस्टो के साथ हैं। इसका कसूर सिर्फ ये है कि इसने ये नहीं कहा है, उन्होंने सच्चा आईकायना दिखाया है, इसलिए उनको बहुत इसकी तकलीफ है। आपको ब्रेक की जल्दी है अगर, तो मैं इसको आगे ले जाना चाहता हूँ। इसी को हमने ज़्यादा लॉन्ग करना है। जी जी, देखिए उसके बाद आ जाते हैं जनाब अफगानिस्तान। हाँ, पहले अफगानिस्तान से पहले सोशल मीडिया, राइट। सोशल मीडिया के बारे में उन्होंने जो इंदिया दिया है, जो इशारे दिए हैं, वो ये है कि हम सोशल मीडिया के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया को मादर पिदर आज़ाद नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया को भी ये चाहिए कि हक जो कुछ भी वो कह रहे हों, दिखा रहे हों, उसके फैक्ट्स ठीक होने चाहिए। उन्होंने जिस तरह आज काजी फाइज ईसा साहब ने मिसाल दी, वो हम दूसरे सेगमेंट में उसके ऊपर बात करेंगे कि भाई एक कमिश्नर ने कहा कि मैंने बड़ी धांधली की है, सबने चला दिया आंखें बंद करके। ये इसी का हवाला दिया गया किसी ने नहीं पूछा कि भाई तेरे पास कोई सबूत है इसका, राइट। और बाद में उसी ने सारे मीडिया का बेड़ा गर्क कर दिया ये कह के कि मैंने तो झूठ बोला। मैं माफी मांगता हूं। एनीवे, हैविंग सेड दिस, ये इसका बहुत खौफनाक किस्म का एस्पेक्ट है। जुडिशल कमीशन के हवाले से भी उन्होंने बात की, बड़ा मुतालबा हो रहा है कि जी, और खासतौर से पीडीआई जुडिशल कमीशन बना दे, जुडिशल कमीशन बना दे। हमने इसका जिक्र किया है। जुडिशल कमीशन वो कहते हैं तब बनता है जब किसी चीज पर कोई इबाम हो, जब कोई चीज दिखाई ना दे रही हो, अंधेरे में कुछ हो गया हो। ये जो 9 मई है, ये तो रोज़े रोशन की तरह वाजे है। ना सिर्फ उसके करैक्टर्स वाजे हैं, करैक्टर्स मौकों से गिरफ्तार हुए हैं। यानी मुझे तो इस बात पे बहुत हैरत है कि जो पीटीआई के चीफ थे, उन्होंने पहले ये कहा बैठ के सुप्रीम कोर्ट के हाथे में कि देखा मेरे टाइगर्स ने क्या किया, मुझे आपने गिरफ्तार किया, और साथ ही ये कहा अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो वो इससे भी बदतर करेंगे। लेकिन जब उनको ये एहसास दिलाया गया या हो गया एहसास कि ये आपने क्या बॉन्गी मार दी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमारे लोग ही नहीं थे। हाँ, डिसोन कर दिया। सेकंड फेज में उन्होंने डिसोन किया, ये कह के हमारे लोग नहीं थे। तीसरे फेज में उन्होंने इससे भी बड़ी ज्यादती की। ये भी दुनिया का बहुत बड़ा यू टर्न है। वो समझते हैं मैं मास्टर हूँ यू टर्न लेने का, उन्हें ये नहीं पता कि ये इतनी बड़ी डिस्क्वालिटी है या ये इतना बड़ा ऐब है किसी का कि कोई अगर आपको ये कह दे कि आप यू टर्न लेते हैं तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। एनीवे, हैविंग सेड दैट, मैं कहाँ था? मैं यू टर्न नहीं ले रही, मैं आपको स्ट्रेट लाइन पर लेके आ रही हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि वो ये कहते हैं जुडिशल कमीशन बिल्कुल बनाना चाहिए अगर आपको किसी चीज का पता नहीं है, बिल्कुल, और अगर आपके पास कुछ सबूत है तो वो आप किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी न किसी फोरम पर जाके उसको जाहिर कर दीजिए। बिल्कुल ठीक। तो ये जो रट लगी हुई थी ना जुडिशल कमीशन की, इसको भी उन्होंने मेरे ख्याल से बिल्कुल एक तरफ टोकरी में फेंक दिया है कि भाई साहब ये वहाँ ज़रूरत होती है जहाँ कोई सबूत ना हो या जहाँ कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो। बिल्कुल ठीक होगा। तभी तो उन्होंने फिर 2014 वाला हवाला दिया है ना कि उनके भी फिर रियल जो फेसेस हैं उनको सामने लाया जाए। बट जो फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान की, अभी आ रहे हैं उसके ऊपर, हाँ, अभी तो बात हो रही है उस पर, मतलब ये तो 9 मई था ना, उसके अलावा बड़ी उनकी बहुत सारी बातें ब्रीफिंग थी, बिल्कुल करते हैं उसमें। अभी कर रही है बात? जी, अच्छा, मुझे आज लगता है अफगानिस्तान पे आज मुझे वो डर लगता है ना, वो आपके जो लाठी आपके पास होती है, पीछे प्रोड्यूसर बैठे हुए जो हैं, जब मैं बोलने लगता हूँ तो मुझे बंद करने का एक तरीकाकार है ये भी। जी, अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने बहुत अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने ये कहा है कि ये पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ
सब कुछ अफगानिस्तान की सरजमीन से हो रहा है, इस्तेमाल हो रही है और उनकी। ना सिर्फ नहीं, उन्होंने तो आज वो 2 कदम आगे गए हैं। उनका ये सिर्फ सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही है, वहां सहूलतकारी हो रही है उनकी। फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो मैं इसको अगर इंटरप्रेट करूं तो ये एक तरह से चार्जशीट है अगेंस्ट द अफगानिस्तान गवर्नमेंट कि ये आपकी आंखों के सामने हो रहा है। उन्होंने लिस्ट लेके तमाम वाकयात को रिकॉल किया है जहां जहां हुए हैं। उन्होंने वो इंटरव्यू भी दिखाया है जो एक ऐसे शख्स का है जो अफगानिस्तान का रिहायशी है और खुदकुश हमलावर था, जो उसके 2 साथी मारे गए थे और एक जो है वो बच गया था, उसको जख्मी हालत में गिरफ्तार किया था। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में हमें कोई इबहाम नहीं है कि ये सब कुछ अफगानिस्तान से हो रहा है। उनके पास जदीद असला कहाँ से आ रहा है। असल में वजह यह है ना कि हम यहाँ से अफगानियों को वापस भेज रहे हैं ना, तो जैसे हम उनको उन्होंने वापस भेज इसके रहे हैं- ऊपर भी तफसील से बात की है कि ये अमल शुरू हुआ था और Right. ये अमल भी बिल्कुल किसी भी सूरत गैर इंसानी अमल नहीं है। Right. दुनिया की कोई ताकत जो है वो अपने सरजमीन के ऊपर दुश्मनों को नहीं पाल सकती है, ऐसे लोगों की मेज़बानी नहीं कर सकती है जिनके गाब में टेररिस्ट आते हों, खुदकुश हमलावर आते हों। बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि जो एक्शन हम लेना चाहते हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि टारगेट किलर वहाँ से आ रहे हैं, जी, सुइसाइड बॉम्बर्स वहाँ से आ रहे हैं, हमारे यहाँ से smuggling असला होके वहाँ भाग से रहा आ रहा है, नारकोटिक्स वहाँ से आ रहे हैं। और इसी हवाले से फिर उन्होंने पूरी वो जो एक Series थी। बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग हुई है उसके हवाले से भी जिक्र किया। उनका ये तासुर दिया जा रहा है कि वहाँ से वो बाढ़ उखाड़ के ले गए, जी, वहाँ से हाँ तो जी। आप रोकने में नाकाम हो गए नाकाम हैं। हो गए, हाँ। तो उन्होंने मिसाल दी मैक्सिको की। मैक्सिको और जो अमेरिका का बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर नहीं है, वेल गार्डेड, मगर इसके बावजूद वहाँ से सब जो कुछ हो रहा लोग जो हैं वो आते हैं बॉर्डर क्रॉस करके किसी ना किसी तरीके से, जो तारकीन वतन है। तो कहने का मतलब ये था कि ये थोड़े बहुत लूप होल्स होते हैं क्योंकि ये 2600 किलोमीटर के ऊपर बॉर्डर है जिसको मॉनिटर करना इतना आसान नहीं है, चूँकि ये मुश्किल तरीन टेरेन है उस इलाके में। तो अफगानिस्तान के हवाले से बहुत सारे जो सवालात हमारे जहनों में होते थे उनके भी उन्होंने जवाबात आज जो है। लेकिन जो लूप होल्स हैं ये बड़ा ज़रूरी है कि फौज उस पर भी जो है वो पूरा कमी पेशी इसकी दूर करे, क्योंकि आखिर सिक्योरिटी बॉर्डर्स पर होती तो उनकी है ना, वहाँ पर तो आप हुकूमतों को इन्वॉल्व कर नहीं सकते। बड़ी ब्रीफिंग थी आज जिस पर हमने भी बहुत डिटेल डिस्कशन की है, लेकिन उससे आगे अभी तो मैं अब आपको मैं नहीं जाने दूंगा। ओके। देखिए, एक और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ख़ास तौर से सोशल मीडिया के ऊपर, और मुझे हैरत ये है कि इसमें पीटीआई के लीडर्स भी शामिल हैं। अड्डे दे दिए, अड्डे दे दिए, अड्डे दे दिए जी, वो अमेरिका को अड्डे दे दिए जी, अड्डे दे दिए। हाँ, हाँ, दे चुके हैं हम तो उनके मुताबिक। उन्होंने दे चुके। उन्होंने कहा ना सिर्फ ये कि दिए नहीं हैं, हाँ, बल्कि इरादा हम देंगे भी नहीं। इरादा भी अब नहीं। आप देखें ना कि एक एक करके उन्होंने छोटी छोटी बातें जो भी हो रही थी, जिस भी लेवल पर हो रही थी, Highlight करके उनके उन्होंने बताया, जवाब जवाबात दिए। जो है वो पेश किए हैं। तो हम तवक्को करते हैं। मेरे लिए मुश्किल था ये कि मैं इसे एक सेगमेंट के अंदर इस पूरे को लेकिन समराइज समेट कर लूं। लिया, बट स्टिल मेरा सवाल वही है जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मैं आपसे कर चुकी हूँ और मैं आपसे ही दोबारा कर सकती हूँ कि बुखारी साहब कि फिर वो सियासतदान जो कि सब में 9 मई वाले में मुलव्विस थे, आम पब्लिक है तो उसको आपने अरेस्ट कर लिया है, जो इसमें मुलव्विस थे कुछ तो अभी तक हैं जेलों में और कुछ का तो जिक्र तक नहीं है, और अब वो नज़र भी आते हैं मीडिया पर, जिनके फ़ोन टेप हुए, जिनके कॉल्स थे, जिनके प्रूफ थे, वो नहा धो के अब आई हैं पाक हो गए। आप सही जगह। हाँ, इसकी मेरे ख्याल वजह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इशारा मौजूद है कि जिनने वो सब कुछ किया है, तो आईपीपी में चले गए, चाहे to be वो very जितने भी honest। बड़े लीडर हों, हाँ। उनकी गिरफ्त होनी चाहिए और उनकी गिरफ्त होगी। उन्होंने कह दिया है ना कि जी तो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हाँ। माफी मांगने का एक ही तरीका है कि कौम से माफी मांग लें, वरना जिसने 9 मई किया है उस तक हम बुखारी साहब जो जेलों में मौजूद हैं उनको भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका दें ताकि वो भी कौम से माफी मांगे और अपने देखिए, केसेस खत्म गुजारिश ये कराएं। है कि ये पाकिस्तान में होता है हाँ। कि आप जेलों से आर्टिकल लिखें, आप जेलों में 7-7 सेल तड़वा के एक बड़ा सेल बना बनाएं, लें, हाँ। आप देसी घी में पके हुए बकरे और मुर्गे खाएं। ये सरीना होटल है, ये जेल है। मुझे जेल तो की इस जेल की सहूलियत- समझ में नहीं आती। एनीवे, ये एक सुप्रीटेंडेंट अलग जेल पर मौजू है, इसके ऊपर भी बिल्कुल किसी ठीक वक्त है, बात ये करेंगे। अलग मौजू है, लेकिन आगे चीफ जस्टिस के लिए थोड़ा टाइम बचा ले। उन्होंने बहुत अहम रिमार्क्स दी हैं। उन्होंने कहा घर चले जाएं अगर आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो थोड़ा सा प्रेशर आप भी बर्दाश्त करें, क्योंकि हमें ब्रेक पर जाना है। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जो 6 जजेस के ख़त का मामला था, आज उस पर समाअत हुई है, जिस पर चीफ जस्टिस ने बड़े ही सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस सतर मिनल्ला कहते हैं कि मान क्यों नहीं लेते कि हमारे फैसलों में मुदाखलत होती है। बुखारी साहब,
क्या हमारे फैसलों में तो नहीं, लेकिन जो जजेस हैं उनमें मुदाखलत होती है? हुकूमत से जवाब तलब किया है कि एजेंसीज आपके अंडर आती हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। टाइम की बड़ी पाबंदी है, वरना इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात करने का हमने फैसला किया था, अगर आपको याद हो। एनीवे, एक बात बहुत पहले जब ये जजेस के लेटर का तज़किरा शुरू हुआ था और इसकी पहली प्रोसीडिंग हुई थी, उसमें भी काजी फायज़ ईसा ने कहा था कि आपके पास तो तौहीन अदालत का इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट्स है, वाई हैव यू नॉट अप्लाइड दैट। फौजदारी मुकदमा तक दर्ज हो सकते हैं। एक और आज की जो प्रोसीडिंग है उसने तो चीज़ों को और बहुत वाज़ेह कर दिया। जब अतर मनल्ला साहब ने यह कहा कि हमें अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम कर लेना चाहिए, हम खौफजदा क्यों हैं, सच क्यों नहीं बोलते, yes. तो उसके ऊपर काजी फायज़ ईसा ने कहा कि अगर आप समझते हैं कि ऐसा है तो फिर आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, घर चले जाए आप। We are not that यानी brave ए enough. जज हु कैन नॉट रेजिस्ट द प्रेशर शुड नॉट बी ए जज। मैं समझता हूँ बिल्कुल अथॉरिटेटिव सेइंग है और इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। दूसरी फिर उन्होंने मिसाल दी जिसका मैंने पहले भी तज़किरा किया था। उन्होंने कहा कि कमिश्नर पिंडी वाली बात कि भाई उसने इतना बड़ा झूठ बोला, सारे मीडिया ने चलाया, चाहे वो सोशल मीडिया था चाहे वो नेशनल मीडिया था, चलाया। एक हफ्ते 10 दिन के बाद उसने उस सारे को अंडू कर दिया और कहा कि जी मुझसे तो गलती हो गई है। वो कहते हैं किसी ने उससे पूछा था कि आप ये जो कुछ कह रहे हैं आपके पास इसका सबूत क्या है? हाँ। तो वो कहता है ये जो मिथ्स बनती हैं, ये जो सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा होता है, इसको तो रखिए एक तरफ। जज के अपने अंदर इतने गट्स होने चाहिए और उसके पास कानून और आइन की पावर है मौजूद कि वो इस किस्म के प्रेशर को रेजिस्ट करें। exactly. मुझे एक और इतराज़ ज़ाती तौर पर जो है वो ये है कि वो 6 जजेस का जो ख़त है जी, उसमें उन्होंने जनरलाइज टर्म में तो ये कहा है कि जी मुदाखलत होती है बहुत, और शायद इस तरफ इशारा भी किया कि जी कहाँ से होती है, लेकिन उन्होंने ये ज़हमत गवारा नहीं की कि वो कहें कि मुझे फलां कर्नल या फलां ब्रिगेडियर का फ़ोन आया था। ठीक है, और अब जब वो कमीशन बन के अगर उसकी इंक्वायरी होती है तो मुझे बताइए कि वो कहाँ से ये साबित करेंगे कि किसने फ़ोन किया था। तो ये जो एक जनरलाइज टर्म में एलिगेशन होती है, इसको भी इसको इससे अवॉइड करना चाहिए। वैसे जजेस को अगर इस किस्म का कोई सिविल बंदा भी है तो वो तो फौरन लाइन हाजिर कर लेते हैं। एक फ़ोन जज का जाता है कि आपको बुलाया इतने बजे, आपने आने। ये आईजी पंजाब ये सब जाते हैं ना, सबको बुलाया जाता है। ये आईजी पंजाब को छोटे रैंक का बंदा तो नहीं है ना, अगर आप देखिए उसको ग्रेड वाइज तो वो कई जनरलों से सीनियर है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप अपने आप को का तहफ़्फ़ुज़ अपने दिए हुए इख्तियारात से भी नहीं कर सकते तो किसी दूसरे से आप क्या तवक्को रखते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि काजी फायज़ ईसा साहब ने आज ये केस उड़ा के रख दिया है। मेरे ख्याल से इस ऊँट को किसी न किसी करवट तो ज़रूर बैठना पड़ेगा। ठीक है, हुकूमत को तो वो ये कह रहे हैं, जो मैं समझा हूँ, कि भाई आप इस हवाले से लेजिस्लेशन करें कि अगर कोई आदमी, कोई एजेंसी का बंदा, क्योंकि एजेंसियाँ भी तो आप ही के मतहत है ना, वो आसमान से थोड़ी उतरी हैं, प्राइम मिनिस्टर के तहत है। तो लेजिस्लेशन के ऊपर ही बात जाएगी कि उसके अंदर उसकी सजा जो है वो मुकर्रर की जाए। लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब अपनी जगह अटे हुए हैं कि वो कानून बन जाएगा, कानून बन जाना चाहिए, लेकिन जजेस के पास तो ये इख्तियारात पहले से मौजूद हैं। आप इसको एक्सरसाइज क्यों नहीं करते, आप इसको अप्लाई क्यों नहीं करते? दूसरा, शौकत सिद्दीकी की रिटायरमेंट जो है वो उसका नोटिफाई कर दिया। देखिए, वो एक नेचुरल अमल था जिसे इसी तरह से होना चाहिए था। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि शौकत सिद्दीकी जैसे जज को उनकी दौरान मुलाजमत जिस तरीके से हटाया गया हाँ। ये मेरे ख्याल से जिन्होंने भी ये किया था उनको भी चाहिए कि कौम से माफ़ी मांगे कि एक जज को बिला वजह अगर उसके ओहदे से हटा दिया जाए तो ये भी इट्स ए क्राइम which must be punished. And at the end eventually जो भी है उनका ऑनर जो है वो रिस्टोर हो गया है। yes. उनके बारे में अब वो अपने फख्र से अपने आप को जज कहलवा सकते हैं। जिस तरीके से उनको यूनिलैटरली हटाया गया था, आई थिंक दैट वाज नॉट ए डिसेंट वे। ही बिकेम एन एग्जांपल, बेसिकली ही बिकेम एन एग्जांपल। अगर आपके पास फैक्ट्स ठीक है, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आपने कोई दो नंबरी नहीं की है तो यू कैन स्टैंड ऑल ट्रायल एंड स्टिल गेट योर ऑनर रिस्टोर्ड। वी हैव वेरी फ्यू मिनट्स ऑन गजा। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और हर तरफ से कोशिशें की जा रही थी कि किसी तरीके से जंग बंदी हो। फाइनली बुखारी साहब, जब हमास राजी हुआ है तो इसराइल ने इनकार कर दिया। देखिए, इसराइल की जो ये हठधर्मी है, इसको दुनिया कैसे और क्यों बर्दाश्त कर रही है, हमारी समझ से तो बिल्कुल बालातर है।
मुझे अमेरिका की मुनाफिकत भी समझ नहीं आती। वो एक तरफ ये तासुर दे रहे हैं कि जी हम रफ़ा पे हमले के हक में नहीं हैं, हम उसको मना कर रहे हैं और असला भी दिए जा रहे हैं और फंड्स भी दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इनको तो छोड़ दीजिए, तो सारे मामे हैं ना इसराइल के। मुझे तो उन मुस्लिम ममालिक पर बहुत हैरत है जो बहुत कुछ कर सकते हैं और बेअमली का शिकार हैं, दो अमली का शिकार हैं, दोगलेपन का शिकार हैं। एक तरफ वो तासुर देने की कोशिश करते हैं कि उनका हार्ट ब्लीड्स फॉर द पैलेस्टीनियन, लेकिन कोई उनकी इमदाद को पहुंच नहीं रहा है। इजिप्ट जिसके बॉर्डर के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, लाइन पे किस किस्म की क्रिमिनल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इसी तरीके से दूसरे जो ममालिक हैं, लेकिन कतर और मिस्र की वजह से देखिए उनकी वजह से तो एक एग्रीमेंट पर आप पहुंच गए, उन्होंने फैसिलिटेट किया उस डायलॉग को, और उनका ख्याल ये था कि इसमें इसराइल के ना मानने की कोई वजह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जिस डिटाई से उसने वो रिजेक्ट किया है, जबकि हमास ने उसको तस्लीम कर लिया है। मैं समझता हूँ कि इसराइल की इस हट धर्मी की उसको किसी न किसी दिन सजा मिलेगी ज़रूर, मेरी ये बात याद रखिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, प्रोग्राम बिल्कुल वाइड अप की तरफ हमने जाना है। अगर मैं वन लाइनर आपसे पूछूं, किसी भी तरीके से आपको लगता है कि इजराइल मान जाएगा? मेरे ख्याल से उसको उसके ऊपर जब तक उसके एलाइज, उसके इत्तेहादी सही का प्रेशर नहीं डालेंगे, वो इस डिटाई से काम लेता रहेगा और फ़लस्तीनियों का खून बहाता रहेगा, जो एक इंसानियत के खिलाफ जुर्म से कम नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट उससे भी पहले बुखारी साहब ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एलाई से ज़्यादा हम मुस्लिम ममालिक, क्योंकि हमारे मुस्लिम ममालिक सारे अरबों की दौलत तो इन्हीं मुल्कों में पड़ी हुई है ना, जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अब जिसकी जहाँ दौलत पड़ी है उसको तो प्रेशराइज़ किया भी जा सकता है। बट एनीवेज नाज़रीन, गज़ा के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ पूरी कौम खड़ी है, तमाम इस्लामी ममालिक खड़े हों या ना हो, हुकूमतें, अवाम तो उनके साथ खड़ी है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। थैंक यू सो मच बुखारी साहब, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।